आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत अगला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है। हम लोगों ने इसके पहले ये पढ़ा था आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ठीक उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं कि अगर किसी गैसीय आइसोलेटेड एटम में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। तो इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when one or more electron is added in gaseous isolated atom, ये कहते हैं कि किसी भी गैसीय आइसोलेटेड एटम में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड हो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एलिमेंट M है और इसका अवस्था क्या है, गैस। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये बनेगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये बनेगा एनायन का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम EG इससे इंडिकेट करेंगे, किसे, EGH से इंडिकेट करेंगे और ये हमारा क्या होता है, इसका वैल्यू होगा क्या हमारा, ये इसका वैल्यू होगा एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका वैल्यू होगा क्या, नेगेटिव। और इसको नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेंगे। देखिए इसको शॉर्ट में हम EA से इंडिकेट करेंगे क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के स्थान पर हम लोग EA शब्द यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज ये था कि हम लोग शुरू से ये पढ़ते हैं कि एटम हमारा न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है। कारण क्या देते हैं, कारण ये देते थे कि किसी भी एटम में जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं लेकिन साइन अपोजिट होता है और ये कहेंगे कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और एटम हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। अगर ऐसी स्थिति होती तो ये इलेक्ट्रॉन जो एटम में ऐड करता है इस पर न्यूक्लियस के द्वारा किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स वर्क नहीं करता और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी परिस्थिति में एटम में ऐड नहीं होता। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड नहीं होते तो हमको एनायन का किसी भी परिस्थिति में फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि हम ये जानते हैं कि एनायन का फॉर्मेशन होता है और जब एनायन का फॉर्मेशन होगा तो गैसीय आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे। तो यहाँ ये होता था कि याद करो एक टर्म हम लोग जानते थे जिसका नाम देते थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस हमेशा प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटॉन के सपोर्ट का इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में भरते हैं। नतीजा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीटली प्रोटॉन का चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस नहीं हो पाता और जो शेष बच जाते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करेगा और जिसके कारण एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी
इसमें जो एनर्जी रिलीज करेगा, जितना अधिक इस एनर्जी का मान होगा उतना अधिक इस एनायन की स्टेबिलिटी होगी, और जितना इस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान कम होगा उतना ही जो होगा ये क्या होगा, एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी। अगर मान लो किसी कारण ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान लीजिए शून्य हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान अगर शून्य होता है तो इससे आप क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं? तो इससे हम लोग ये इन्फरेंस निकालेंगे कि जिसके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान शून्य होगा, इसका सीधा मतलब होगा कि उसका एनायन किसी भी परिस्थिति में हम नहीं बना सकते। तो ये होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए इसका यूनिट, जिस तरह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी को हम लोग इंडिकेट करते थे, इसका भी यूनिट ये होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूज कर सकते हैं, या फिर क्या यूज करोगे, किलो जूल, या ये सीधा करो कि जूल, ये हो जाएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल, या फिर इसको कह सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो अगर बड़ा यूनिट हो जाए तो किलो जूल पर मोल हम इसको इंडिकेट करेंगे। अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी एटम में हम एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। देखो हमने परिभाषा में लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, साथ में ये भी दिया है वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसका एक चीज तो देख लिया कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अब मान लो सपोज करो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई हम ऐड कर ही देंगे चाहे जिस तरह से कर ले। अब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इसको हम नाम देंगे क्या, H2, और ये आपका हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, इसको नाम दोगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मान लीजिए हम चलो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये हो जाएगा M3 माइनस गैस, और जो एनर्जी इस बार भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा बल्कि क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और इसको नाम देंगे क्या, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए जहां एनर्जी रिलीज करता है वो हमारा होगा एक्सोथर्मिक चेंज, तो सीधा ये कह सकते हो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये हमारा एक्सोथर्मिक चेंज होगा, और सेकेंड थर्ड सो ऑन ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये इंडोथर्मिक चेंज होगा। और एज पर कन्वेंशन ऑफ एनर्जी एक्सोथर्मिक चेंज के लिए डेल एच का मान निगेटिव होता है, और इंडोथर्मिक चेंज के लिए डेल एच का मान पॉजिटिव होता है। और इसी सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग नाम दे देंगे, सबको अगर कलेक्टिव मिला दोगे तो ये कहलाएगा क्या, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाएगा, और इसी को नाम दे देते हैं क्या, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको नाम दे दोगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब देखिए, अब मान लो ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है या एक्सोथर्मिक चेंज होगा, सेकंड थर्ड या सोन और भी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड कर रहे हैं।
तो न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड करोगे तो इसके द्वारा जितना प्रोटॉन होगा या प्रोटॉन के सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस नहीं होते हैं और जो शेष बच जाते हैं ये क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और जिसके कारण एनर्जी क्या होगा, ये रिलीज करेगा। तो और तीसरे के केस में देखो, अब दूसरे के केस में क्या करेंगे, ये हम न्यूट्रल एटम में ऐड नहीं करेंगे, ये किसमें, एनायन में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको नाम दोगे क्या, मोनोनिगेटिव एनायन इसको कहेंगे। और इसको नाम दोगे तो ये हो जाएगा आपका डाई निगेटिव एनायन में ऐड करेंगे। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो अगर न्यूट्रल गैसीय एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर मान लीजिए एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज के बजाय क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए इसका कारण क्या होता है, हमारा एनायन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। इन दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स वर्क करता है, तो रिपल्सन का फोर्स वर्क करेगा और जब हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहें तो इस रिपल्सन फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा या इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा और इसके लिए सिस्टम को एनर्जी देने की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे रिपल्सन का फोर्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब जो होंगे ये क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अब अगर मान लीजिए ये हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में तुलना करें तो ये देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान मोनोनिगेटिव एनायन पर कम होता है और डाई निगेटिव एनायन पर अधिक होगा और इसके कारण ये M2- और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन का फोर्स अधिक वर्क करेगा। M- गैस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स अधिक वर्क करेगा और इसलिए ये हो जाएगा डेल, यहाँ H3 करो, डेल EgH3 ये ग्रेटर हो जाएगा डेल EgH2। इसमें रिपल्सन का फोर्स क्या होगा, अधिक होगा, इसमें रिपल्सन का फोर्स क्या होगा, कम होगा। और इस तरह से ऑलवेज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सोथर्मिक चेंज होगा, डेल H का मान निगेटिव और सेकंड थर्ड ये हो जाएगा क्या, इसमें वैल्यू हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग ये और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये बनेगा क्या, O गैस माइनस बनेगा और ये होगा डेल EG, ये हो जाएगा H1, ये होगा -141 किलो जूल मोल इनवर्स। यानी ऑक्सीजन एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इतना एनर्जी 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। और दूसरा देखो, एक और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना चाह जाओ तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये होगा O2- गैस, ये हो जाएंगे डेल EgH2, इसका मान हो जाएगा +780 किलो जूल मोल इनवर्स। और इससे भी जो होगा हम लोग यही रिलेशन निकालेंगे। तो हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सोथर्मिक या निगेटिव डेल H का मान, सेकंड थर्ड ये होंगे क्या, पॉजिटिव या इंडोथर्मिक चेंज। अंतर क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल गैसीय आइसोलेटेड एटम में ऐड करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
के बराबर अट्रैक्शन का फोर्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा, जबकि निगेटिव मोनो निगेटिव एनायन या डाई नेगेटिव एनायन में इलेक्ट्रॉन और एनायन के बीच रिपल्सन का फोर्स वर्क करने के कारण एनर्जी रिलीज के बजाय क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो इस पर एक चीज और हम लोग सेट कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल या फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसको हम लोग छोटे न्यूमेरिकल के रूप में भी जो होगा ये यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह से हम इसको न्यूमेरिकल बेस पर आधारित कर देंगे। देखो ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज 349 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इन किलो जूल required when 3.55 gram of chlorine to convert completely into Cl minus in gaseous state। देखो ये तो हम एक सिंपल यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट जो होता है ये तो मात्र एक ही लाइन के होते हैं, इनको एप्लीकेबल करने का तरीका अलग अलग होगा। देखो इसको एप्लीकेबल करते हैं, जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए ये हो गया Cl गैस, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बना Cl माइनस गैस और डेल EgH बराबर होगा प्लस 349 किलो जूल मोल इनवर्स। अब देखो ये क्या हो गया, पर मोल, एक मोल Cl गैस ये कितने के बराबर होगा, 35.5 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ये जानते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, इसका एक मोल, इसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो इसके बराबर होता है। ये हो गया एक मोल के बराबर हुआ। यानी अगर 35.5 ग्राम क्लोरीन को अगर Cl माइनस में चेंज करते हैं तो एनर्जी कितना हो गया, 349 किलो जूल। अब देखिए आपको कह रहा है क्या 3.55, तो अब मान लीजिए 3.55 ग्राम, तो ये हो जाएगा 349 अपॉन 35.5 अपॉन 355 किलो जूल, और ये हो जाएगा आपका 3.49 किलो जूल। अब देखो इसमें अगर वेरिएशन करना हो तो हम यहां क्या कर सकते हैं, हो सकता है किलो जूल पर एटम दे दें, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 3.55 ग्राम क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यह भी संभावना हो सकता है कि चलो वैल्यू किलो जूल में दे रहे हैं और आंसर जो होगा ये हम किलो कैलोरीज में पूछ लें, या आंसर जो होगा ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लें। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में होता क्या है। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, वैलेंस ऑर्बिट, या ये कहो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी का यहाँ तक वैल्यू है या मान है। अब हमारे पास मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है,
तो देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होगा कि इस न्यूक्लियस के द्वारा जब इस इलेक्ट्रॉन पर किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स वर्क नहीं करे तो उस स्थिति में उससे अधिक सारे डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस कहेंगे। और इस स्थिति में देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है? 0 होता है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। अब मान लीजिए अब हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के तरफ अप्रोच करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के तरफ अप्रोच करेगा तो इसके अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स के प्रभाव में आएगा और स्वतः खींचता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? घटेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था, घटेगा तो कहाँ जाएगा? निगेटिव। यानी एनर्जी हमारा क्या होगा? ये रिलीज करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब अट्रैक्शन का फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और उस समय एनर्जी का मान मिनिमम होगा और वो स्टेट सबसे अधिक स्टेबल होता है और वहां आकर इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे? ये जुड़ जाएंगे और यही डिस्टेंस हमारा कहलाता है क्या? आर डिस्टेंस कहलाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक लाने में जितनी एनर्जी क्या होगी? इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक लाने में जितनी एनर्जी रिलीज होगा उसको नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम EA से इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ कूलम्स लॉ यूज करेंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो अट्रैक्शन का फोर्स हो गया E स्क्वायर बाई R स्क्वायर। देखो अगर अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो साइन हमारा पॉजिटिव होगा। अब इसको कहाँ से लाते हैं? इनफाइनाइट से लाते हैं। कहाँ? R डिस्टेंस तक लाएंगे और इसको इंटीग्रेट कर दो। अब ये हो जाएगा EA बराबर माइनस E स्क्वायर बाई R। अब ये देखिए EA बराबर हो गया माइनस E स्क्वायर बाई R। अब ये एनर्जी कन्वेंशन के अनुसार निगेटिव साइन का मतलब होता है कि एनर्जी क्या होगा? ये सिस्टम से रिलीज करेगा और पॉजिटिव का मतलब होगा क्या? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो सपोज करो ये सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है और बाकी के हो गए क्या? सराउंडिंग। अगर मान लीजिए एनर्जी का मूवमेंट ये होता है सराउंडिंग से सिस्टम, तो इसको नाम देते हो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कहते हैं और इसका साइन पॉजिटिव होगा। और अगर मान लीजिए ये सिस्टम से सराउंडिंग जाता है तो ये कहलाता है एनर्जी रिलीज्ड कहलाता है और इसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। और हम हमेशा क्या करेंगे? साइन सिस्टम को ही जो होगा ऑब्जर्व करेंगे। देखो अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बढ़ेगा सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड अगर अधिक होगा तो सिस्टम की एनर्जी अधिक होगी और स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? बढ़ेगी। ये देखो दोनों एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा ट्रेंड है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये दो कारकों पर निर्भर किया। पहला देखो ये हो जाएगा, कह सकते हो क्या? एटॉमिक रेडियस, या फिर इसी को देखिए आर क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर ऑर्बिट, इसी को नाम देते थे क्या? एटॉमिक रेडियस। और दूसरा ये हो जाएगा ई होता था Q1 इंटू Q2, ये दूसरा हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। तो ये कह सकते हो कि अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। और अगर अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या होगा? ये हमारा घटेगा। साइन हमारा क्या होता है? ये निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब होता है एनर्जी रिलीज से मतलब होगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब ये देखते हैं कि ये किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा और किस तरह से इसको हम लोग यूज करेंगे।
अब देखो ये तो देख रहे हैं कि दो फैक्टर पर निर्भर करेगा। पहला फैक्टर हो जाएगा क्या, ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स पर निर्भर करेंगे। सबसे पहला था क्या, एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा रिलेशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस उल्टा रिलेटेड हो जाएगा किससे, ये रिलेटेड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर एटॉमिक रेडियस घटेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, ये बढ़ेगा। अब एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखे हैं, तो जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन होगा, ठीक इसका उल्टा वेरिएशन किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो यहां से ये कह सकते हो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पहला ये होगा अलोंग द ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, देखिए टॉप टू बॉटम चलेंगे एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ेगा, तो ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। यानी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे चलोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घटेगा। और दूसरा होता है जिसको नाम दोगे अलोंग द पीरियड। और पीरियड में देखते हैं बाएं से दाहिनी ओर चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस इसका मान घटता है, तो बाएं से दाहिनी ओर चलोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। तो ये कह सकते हो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका मान क्या होगा, इंक्रीजेस। ये वेरिएशन होता है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। अब देखो दूसरा हमारा था क्या, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, अब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स था ये किसके किसके बीच लगता था, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगता था। तो जितना अधिक, अब जो न्यूक्लियस था इस पर अट्रैक्शन का फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर हो जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बराबर अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये सीधा ये कह सकते हो कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स था ये किसके किसके बीच लगता था, ये होगा एडिंग या एडेड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, जेड स्टार, ठीक। तो ये जेड स्टार इफेक्ट करेगा किस पर, एडेड इलेक्ट्रॉन पर। और इसी को कहते हैं क्या कि अगर मान लो अट्रैक्शन फोर्स ये इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी हमारा क्या होगा, ये बढ़ेगा। और तीसरा फैक्टर एक और ले लेते हैं, ये होता है स्टेबिलिटी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, छोड़ दीजिए, इतना ही फैक्टर यूज करेंगे, इसको हम आगे यूज कर लेंगे। अब ये था कि ये दो कारक थे। अब हमने एटॉमिक रेडियस को ये स्टैंडर्ड मानकर इसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में देख लिया। अब ये हमने कह दिया कि बाईं ओर से दाहिनी ओर चलेंगे
तो पीरियड में अगर चलते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या होगा, ये हमारा घटेगा। अब इसके एक्सपेरिमेंटल मान को जरा लागू करें और इसके बाद ये देखें कि क्या ये सीक्वेंस सही है या फिर इसमें कोई वेरिएशन होता है, कोई एक्सेप्शन होता है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये कुछ एटम का ग्रुप वाइज हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान लिखते हैं। अब ये होगा, देखिए इस तरह से लिखते हैं, वैल्यू ऑफ EA, ये यूज कर रहे हैं किलो जूल पर मोल में, ठीक। ये हो गया आपका ग्रुप 1A, ये हो गया 2A, 3A, 4A, 5A, 6A और ये हो गया क्या, 7A। ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हीलियम। यहाँ लिखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये होगा नियॉन। इसके बाद होगा सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, ये होगा फ्लोरीन, ये होगा क्लोरीन, ये जीरो चलो, ये होगा हीलियम, नियॉन और आर्गन। अब मान लिखते हैं, ये हो गया -73, -60, ये होगा -53, बेरिलियम का होगा +66, +67, ये हो जाएंगे -83, -50, कार्बन का होगा -122, -119, ये हो जाएंगे +31 और ये हो जाएगा -74, ऑक्सीजन का होगा -191 और ये हो जाएगा -200, फ्लोरीन का होगा -328, इसका हो जाएगा -349, ये हो जाएंगे +148, +116 और ये होगा +36। ये देखिए लगभग हमने 18 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान हमने लिखा। हमारा सीक्वेंस था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान बढ़ेगा और ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान घटेगा। अब देखिए ये था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान हमारा क्या था, निगेटिव था। अब देख लीजिए, पहला तो यही एक्सेप्शन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। और यहां देखो जीरो ग्रुप पर भी जो होगा ये आप देखो यहां भी यही आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। ये देखिए बाकी सारे निगेटिव थे, लगभग यही दो स्ट्रैंड जो था ये पॉजिटिव था। अब इसका क्या कारण होगा, देखो अगर मान लो हम हीलियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, अब अगर हम ऐड करना चाहें इलेक्ट्रॉन तो ये जो ऑर्बिटल है 1s2 ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये पूर्ण रूप से भरा होगा।
और अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ऐड नहीं होगा। ये कहाँ ऐड होगा? ये होगा नेक्स्ट हायर ऑर्बिट। ये ऐड होगा कहाँ? नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में। इसलिए सो सम एनर्जी provided electron for adding, so it is positive value। अब देखो, अब कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा? नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में ऐड करेगा, और इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे। क्यों? ताकि वो उसमें ऐड कर जाए। इसका कारण ये होगा। अब देखिए जरा, बेरिलियम में एटॉमिक नंबर हो गया क्या? 4। कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्या? 1s2 2s2। अब अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 2s ऑर्बिटल फिर हो गया हमारा क्या? कंप्लीटली फिल्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेगा? 2p में। तो 2p हमारा क्या होगा? नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल। सो सम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका वैल्यू भी जो होगा ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। अब देखो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर 0 ग्रुप में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जाएगा, और अगर मान लीजिए ग्रुप 2a में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में ऐड करेगा। अब देखिए, अब यहां देख लो, ये एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, ठीक है, ग्रुप को इंडिकेट करेगा। और हमने ये कहा सीक्वेंस यहां भी वही होगा और यहां भी सीक्वेंस यही होगा। तो ग्रुप में अगर ऐड करोगे तो ये जानते हैं कि ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम चलते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। लेकिन देखिए दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या होगा? ये बढ़ेगा। तो हमारा ये स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ये क्या होगा? अधिक होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। देखो दूसरा सीक्वेंस ये होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों है। अब देखिए इसका कारण क्या होगा? ऐसा होता क्यों है? इसका कारण ये होगा कि ये देखो, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ये क्या होगा? ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे। सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज छोटा होता है। अब यहाँ स्थिति क्या होगा? सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज छोटा होगा, इसलिए इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होता है? अधिक होता है। अब देखो सबसे छोटा साइज होगा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बड़ा होगा लिथियम, लिथियम से बड़ा बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा बोरॉन, छोटा बोरॉन, बोरॉन से छोटा कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होता है? इन एलिमेंट पर अधिक होगा, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ? 2p ऑर्बिटल में ऐड होगा। इन दोनों में 2p ऑर्बिटल क्या होता है? इसका साइज छोटा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक होता है, और इसके कारण ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और जिसके कारण इस पर रिपल्सन का फोर्स अधिक होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान कम हो जाता है और इसका अधिक होगा। तो हम लोग यही एक कारण देते हैं। अब ये कहेंगे, इसमें ये कह सकते हो ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्सन, बिटवीन 2p
बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड क्या हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, इसका हो जाता है साइज हो जाएगा क्या हमारा, ए स्मॉलर साइज। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लोअर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लोअर, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, ये कम होगा। और एंड एज लोअर रिपल्सन फोर्स between incoming electron and electron of 3p orbital, value of electron gain enthalpy is higher। इसमें 2p ऑर्बिटल साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक, और इसके कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच इन पर रिपल्सन का फोर्स अधिक होता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। जबकि ठीक इसके नीचे चलोगे तो 3p ऑर्बिटल का साइज 2p के अपेक्षा बड़ा होने के कारण इस पर रिपल्सन का फोर्स कम वर्क करता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। अब देखिए नाइट्रोजन, ये हो गया, देखो ये ही होता है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, ये हो जाएगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये जानते हो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी अधिक होगी, और इसके कारण हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण अगर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर इसको कुछ एनर्जी देने की आवश्यकता हो जाएगी, और इस कारण नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे क्लोरीन, ये क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। अब मान लो हीलियम, ये होगा हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इसके कुछ जो होंगे ये वेरिएशंस होंगे। तो हम लोग ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग लगभग 18 एलिमेंट में यूज किए और इतना हमको एक्सेप्शन मिला। अब देखिए ये इन एक्सेप्शन का कारण क्या था, और ये हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ कारण एक्सेप्शन का ये था कि हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो कारकों पर निर्भर करता है, एक था अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स और एटॉमिक रेडियस। जब इसका वेरिएशन हम पीरियोडिक टेबल में देखे तो हमने आधार किसको बना लिया, एटॉमिक रेडियस को, और अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स को छोड़ दिया। तो जहां पर अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स ये प्रभावी कारक या डोमिनेट फैक्टर होते थे, वही जो होंगे इस एक्सेप्शन का कारण होंगे, और जहां पर प्रभावी कारक एटॉमिक रेडियस होते थे वहां ये सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस सही चलेगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पीरियोडिक टेबल पर एप्लीकेबल कर देते हैं। और एक चीज ये होता है, देखिए अगर कोई कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर चलते हैं
तो कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर में हम दोनों चीज का यूज नहीं करते। जैसे कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर है, एक है मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, तो हम एक ही यूज करेंगे मेटालिक प्रॉपर्टी, और ये कहोगे कि जैसे जैसे मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा वैसे वैसे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, या जैसे जैसे मेटालिक प्रॉपर्टीज घटेंगे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे। तो ये भी कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर होता है किसका, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करता है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेगा क्या, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन अगर पीरियोडिक टेबल में पीरियड में बाईं ओर से दाहिनी ओर चलते हैं तो घटता है, तो टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये बढ़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से ही इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी कहां से जाएगा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए पहले। तो ये कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर होंगे, और ये कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर आपको कंफ्यूज करेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसको यूज कर देते हैं एक बार। जैसे मान लो, सपोज करो ये हो गया हमारा सिस्टम, और बाकी के हो गए क्या, सराउंडिंग। अभी हमने बताया, तो एक तो स्थिति ये होगा कि एनर्जी हमारा क्या हो, सराउंडिंग से सिस्टम हो, और दूसरा ये होता है एनर्जी क्या होता है, सिस्टम से सराउंडिंग। इसको हम नाम देते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब, साइन होगा पॉजिटिव, और इसको कहते हो क्या, ये कहते हो एनर्जी या रिलीज्ड, सिर्फ लिखो, ये होगा रिलीज्ड, और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन हम हमेशा प्रभाव देखेंगे किस पर, सिस्टम पर। ये जानते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी कम होगी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मान बढ़ेगा तो केटायन के फॉर्मेशन की टेंडेंसी घटेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान अगर बढ़ेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो ये कह सकते हो कि अगर किसी भी एलिमेंट के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होता है तो ये हो जाएगा लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या हो जाएगा, फॉर्म्स केटायन इजीली, और इस स्थिति में ये हो जाएगा, देखिए, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा फॉर्म्स एनायन इजीली। और इसका यही कारण होता है कि एक बार एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जाता है या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और दूसरी बार एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है या एनर्जी रिलीज होगा। तो ये आपका ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।